बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आपको लास्ट लेक्चर समझ में आ गया होगा, जो ब्लड का प्लाज्मा और सीरम के हवाले से हमने डिस्कशन किया था और जनरल जो लैब थी उनके बारे में बात की थी। अब उन लैब्स में जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि सीपी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ब्लड की कंप्लीट पिक्चर शो कर रहा होता है सीपी। अब वो जो कंप्लीट पिक्चर शो हो रही है बेसिकली उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको हमें पढ़ा, जैसे कि आरबीसीज का नॉर्मल काउंट कितना होता है, डब्ल्यूबीसीज का नॉर्मल काउंट कितना होता है, कम हो तो क्या होता है, बड़ा हुआ हो तो क्या होता है। अच्छा, अब पीछे जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, हाउ दीज थिंग्स आर फॉर्म, उसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि जो ये नॉर्मल जो मैकेनिज्म है वो चलता किस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दी आरबीसीज। सो आरबीसीज के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर हम ब्लड के हवाले से बात करते हैं तो अगर आपको लास्ट टाइम एक पिक्चर मैंने दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें आरबीसीज बहुत सारे होते हैं, कहीं कहीं पे आपको प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसीज दिखाई दे रहे होते हैं। सो दैट मेक्स देम द मेजर सेल ऑफ द ब्लड। ठीक है जी। इट कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज़ एन ऑक्सीजन कैरियर, और उसमें जो है वो ये होता है कि अगर तो हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी जो है ब्लड की और आरबीसीज की वो डेफिशिएंट हो जाती है। सो हीमोग्लोबिन इज दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज के अलावा, यानी आरबीसीज आर बेसिकली द व्हीकल फॉर द movement of hemoglobin, whereas hemoglobin is the vehicle for the movement of oxygen। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तीन चीजें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। ऑक्सीजन डिपेंड कर रहा है हीमोग्लोबिन के ऊपर, हीमोग्लोबिन डिपेंड कर रहा है आरबीसीज के ऊपर। हीमोग्लोबिन अगर सेपरेट आउट हो जाता है, आरबीसीज ब्रेक हो जाते हैं और सेपरेट आउट हो जाता है हीमोग्लोबिन, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है जी। तो दैट मीन्स हमें हीमोग्लोबिन को प्रॉपर मूवमेंट कराने के लिए आरबीसीज की जरूरत है। ठीक है जी। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द आरबीसीज फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड कैरेज एज वेल। यानी आरबीसीज का एक जो मेजर जो रोल है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड वो ये है कि अगर आपको याद हो, हमने शुरू में पढ़ा था कि नॉर्मली ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है। तो अब वहां पे जब अगर ये बात आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय द रेस्पिरेशन, then it is taken up by the hemoglobin in the blood, and that blood transport that hemoglobin to the tissues, where at the level of the tissues that hemoglobin dispose of the oxygen bound to itself, and then that oxygen is supplied to the tissues. In exchange, when obviously oxygen is utilized, carbon dioxide is formed. That carbon dioxide is taken up by the RBCs again on the venous end of the blood, और फिर वो उसको carry करके it takes it to the lungs, and where that carbon dioxide is disposed of by the process of expiration। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो भी एक और भी ये याद रखना है कि हमारा बचपन में तो ये मेरा एटलीस्ट यही कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं पता आप लोगों का था या नहीं था, कि जो चीज ऑक्सीजन ला रही है वही कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही होगी। दैट मीन्स इट मेक्स हीमोग्लोबिन द मेजर सस्पेक्ट के ऑक्सीजन अगर में लेकर आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होता है वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली आरबीसीज आर द कैरियर्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, बट दे आर नॉट कैरीड बाय द अटैचमेंट विद द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। बल्कि उसमें होता क्या है कि जो आपका जो साइटोप्लाज्म होता है आरबीसीज का, इट कंटेन्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा होता है कि इट एक्ट्स एज द कैरियर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, मैं आपको सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ। जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह का है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और प्लस बाइकार्बोनेट ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और क्या बनता है, वाटर प्लस H2CO। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है जी। यहाँ टिश्यू लेवल के ऊपर ये चेंजेस होती हैं। ठीक है। आरबीसीज में एंटर होने के बाद ये रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन
जो है वो क्या कहता है H2CO3 जो है ये इसका नाम क्या था, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में कन्वर्जन होता है, कार्बोनिक एसिड एंड वाटर में कन्वर्जन हो जाता है आरबीसीज के अंदर। ठीक है जी, अब ये ट्रैवल करता है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। वहां पे जाके यही रिएक्शन दोबारा से जो है वो क्या होता है कि भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ही इसको दोबारा से शिफ्ट करता है, यानी ये रिएक्शन यानी वाटर एंड कार्बोनिक एसिड इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन अब की बार क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर एक्सहेल हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द आरबीसीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी वजह से आप द बॉडी इज गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एक्सेस। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो है वो बफर के तौर पे भी एक्ट करता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बफर। तो अगर किसी भी किस्म की एसिडिटी हो रही है तो उसको बफर अप करने का काम जो है वो आरबीसीज में जो मौजूद कार्बोनिक एसिड है वो करता है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द आरबीसीज इज दैट बाइकॉन्केव डिस्क है ये 7.8 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है, यानी इस डायमीटर की बात करें हम यहाँ से लेके यहाँ तक 7.8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है जी, जो इसकी थिकनेस है, अगर ये जो सेंटर वाला एरिया है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 1 माइक्रोमीटर की है। और ये जो साइड पे अगर आप देखें थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन है इसकी 2.5 माइक्रोमीटर की इसकी पेरिफेरी की थिकनेस है। ठीक है जी, इसके अलावा जो एवरेज वॉल्यूम है 90 to 95 माइक्रोमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। अच्छा जी, कॉन्सेंट्रेशन मेल के अंदर 5.5 प्लस माइनस 0.3 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, वेमेन के अंदर 4.7 है। आरबीसी लेवल्स इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड पे अगर आपने ये चीज़ नोट भी की होगी कि जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, एल्टीट्यूड से मुराद है यहाँ पे समझ लें सी लेवल से जितना ऊपर जा रहे हैं। ठीक है जी, यानी से फॉर एग्जांपल हम कराची आइट्स हैं, ठीक है, हम कराची आइट्स जो हैं हम लोग बिल्कुल सी लेवल बल्कि स्लाइटली बिलो द सी लेवल कराची मौजूद है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो लोगों का जो कॉम्प्लेक्शन है वो आपने नोट किया होगा डार्कर कॉम्प्लेक्शन होता है। ठीक है जी, वजह उसकी क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन एयर के अंदर बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आपको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिल रही होती है, आरबीसी काउंट कम रहता है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो रही होती है, तो जो स्किन है उसमें थोड़ा सा डार्कर टोन रहता है। जैसे जैसे अगर आप नोट करो कि हम यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप लाहौर चले जाएं, लाहौर के जो लोग हैं या जो लाहौर या पंजाब के जो अपर पंजाब के जो लोग हैं वो काफ़ी गोरे होते हैं। ठीक है, उससे ऊपर जाएं आप नॉर्दर्न एरियाज में NWFP यानी KPK में चले जाएं या उससे ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, लोगों का कम्प्लेक्शन जो है वो रेडिश वाइट होना शुरू हो जाता है। वजह उसकी क्या है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से पेलनेस आती है स्किन में। अब उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर ऑक्सीजन उतना नहीं होता है जितना सी लेवल के ऊपर होता है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं लोग जो हैं वो गोरे हो जाना शुरू हो जाते हैं। उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के नतीजे में स्किन पेल होती है तो उसको आप गोरा कहते हैं, आपको मालूम है कि गोरापन यही है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि उसकी डेफिशिएंसी जो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बोन मैरो क्या करता है कि ज्यादा आरबीसीज बनाता है कि इनकेस ज्यादा आरबीसीज होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि आरबीसीज की काउंट बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। जब आरबीसीज की काउंट बढ़ जाती है तो उसके नतीजे में चूंकि वो आरबीसी वाला जो ब्लड है वो फ्लश कर रहा होता है स्किन के ऊपर, तो वो पिंकिश कलरेशन जो है वो स्किन की वो आ जाती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना गोरा और गुलाबी चेहरा अगर है या जो जो अपीयरेंस है लोगों का, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। वही लोग जब हायर एल्टीट्यूड से लोअर डाउन प्लेन एरियाज की तरफ या इवन सी लेवल के ऊपर आते हैं तो उनका कॉम्प्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करके डार्क होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली वो डार्कर कॉम्प्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ऑक्सीजन ज्यादा मिलनी शुरू हो गई, टिश्यू ऑक्सीजनेशन बढ़ी, तो आरबीसी का जो काउंट है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो गया। तो जब आरबीसी नॉर्मल की तरफ आएगा
तो आरबीसीज कम होंगे तो पिंकिशनेस खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। ऑक्सीजनेशन प्रॉपर मिलनी शुरू होगी तो वो जो पेलनेस है स्किन के अंदर वो खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा सा डार्कर टोन आ जाएगा, ठीक है जी। सो बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई द कॉम्प्लेक्शन चेंजेस एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। सी लेवल पे लोग जो हैं थोड़ा डार्कर टोन के होते हैं, और जैसे जैसे आप जितना दूर जाते जाएंगे सी लेवल से, जितना हायर माउंटेन है जो रेंजेस हैं उनके करीब करीब जाना शुरू करेंगे तो वहां पे आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। बहुत दफा आपने नोट किया होगा लोगों को कहा जाता है जी छुट्टियां गुजारने के लिए पहाड़ों पे गए हैं, वापस बड़े खूबसूरत और गोरे होकर आए। गोरे नहीं हो के आए, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के साथ और पॉलीसाइथीमिया के साथ, यानी ज्यादा जो आरबीसी काउंट के साथ तशरीफ लेकर आए। तो ये दैट इज व्हाट बेसिकली द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट मींस कि आरबीसी लेवल्स इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड्स। अच्छा जी, इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, एवरी आरबीसी कंटेन्स 34 ग्राम्स, मतलब टोटल में लाके मतलब 100 ml जो आरबीसी अगर आप एक जगह पे जमा करते हैं तो 34 ग्राम्स इसका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो निकल के आता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो परसेंटेज है जो हिमाटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम, हिमाटोक्रिट क्या है बेसिकली, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि द अमाउंट ऑफ ब्लड आरबीसीज पैक्ड, ठीक है, एक मखसूस अमाउंट में आपने ब्लड लिया, उसको आपने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से जितना भी प्लाज्मा है उसको स्क्वीज आउट करके बाहर निकाल दिया। अब जो आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर चिपक के पैक होके आ गए हैं, दैट अमाउंट इज नोन एज दी पैक्ड सेल वॉल्यूम, दैट इज 40 to 45%, ठीक है जी। अब इसके बाद फिर नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड जो है वो 15 एंड 14 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली है मेन एंड वुमेन के अंदर। इससे रिलेटेड अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए हो तो मेरे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 is for hemoglobin levels, experiment number 4 for RBCs. You can see my patholab experiment playlist जो है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स और उनकी जो प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं वो गिवन है। अगर आप अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के साथ उनको टैग भी कर दूंगी, उन एक्सपेरिमेंट्स को, पैक्ड सेल वॉल्यूम, आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन, ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ पे कार्ड क्लिक कर सकते हैं। मैं कार्ड्स पे कार्ड कनेक्ट कर देती हूँ आपके लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3, 4, 5 है, तो वो मैं कार्ड कनेक्ट कर दूंगी, टैग कर दूंगी। आप वहां से चाहें तो अपनी मालूमात में इजाफे के लिए वो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है, अगर हम चलें फ्रॉम द इंट्रानेटल लाइफ, तो जो अर्लीस्ट प्रोडक्शन आपकी जो होती है वो योग सैक से होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक फिगर बना के दिखाना चाह रही हूँ योग सैक में। देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये आपका ग्रोइंग एम्ब्रियो है, ठीक है जी। होता यह है कि दिस इज दी हेड पोर्शन या जो क्रेनियल पार्ट कहलाता है ऑफ द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, ठीक है जी। ये क्रेनियल पार्ट होता है और ये कॉर्डल पार्ट होता है, यानी टेल पार्ट कहलाता है। दिस इज द टेल बेसिकली, ठीक है जी। अब वो क्या रहा है कि ये क्रेनियल पार्ट हो गया, ये कॉर्डल पार्ट हो गया। अब यहाँ दरमियान में अगर आप देखो तो ये एक सैक लाइक चीज जो है वो निकल के बाहर चली आ रही है। नाउ दिस बेसिकली इन द फ्यूचर विल फॉर्म अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो मदर और चाइल्ड के दरमियान का कम्युनिकेशन होती है। और इसके साथ ये जो सैक है ये बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन शुरू में इसको हम क्या कहते हैं, योग सैक। ठीक है जी। सो मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये बताने की कि योग सैक की प्लेसमेंट किधर है एम्ब्रियो के अंदर, ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर, वो बताने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये योग सैक है, ठीक है जी। और ये इसके साथ ये जो इसकी है वॉल है उसके अंदर योग फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि मिडिल ट्राइमेस्टर, अर्लीस्ट जो प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है कि बाय द एंड ऑफ द 4th वीक आई गेस, यहाँ पे सेल्स बनने शुरू होते हैं। इस जगह पे सेल्स बनने शुरू होते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो बाय द माइग्रेशनली मूवमेंट। और मूवमेंट करने के बाद ये सेल्स जो मूव करके जाते हैं ये आपके जो एम्ब्रियो है उसका ब्लड वेसल्स और साथ में वो बनाते हैं, क्या कहते हैं आपके
ब्लड सेल्स बनाते हैं। करते क्या है कि ये सेल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल माइग्रेट करके एक जगह पे आए, इसके बाद ये मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई होके ये फॉर एग्जांपल ये जंबल मास बन गया। अब ये जो सेल्स हैं ये अपने आप को अरेंज किस तरह से करते हैं, एक लेयर जो है वो इस तरह से वो सर्किल में अरेंज हो जाती है और बाकी के जो सेल्स हैं वो सेंटर में रह जाते हैं। ठीक है, जो सेंटर में रह जाते हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर आरबीसीज एंड द सेल्स ऑन द पेरिफेरी फॉर्म्स द ब्लड वेसल्स। ठीक है जी, दिस इज व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग इन द इनिशियल वीक्स ऑफ द इंट्रायूट्राइन लाइफ। उसके बाद फिर मिडिल ट्राइमेस्टर, उस वक्त तक जो है ये जो योग सैक है वो ही आपको आरबीसीज प्रोवाइड करा होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये आरबीसीज जो हैं वो यहीं पे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, योग सैक से मजीद ट्रांसफॉर्मेशन होती है और आपका जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है बाय द एंड ऑफ द 4th या 5th वीक जो है, स्टार्टिंग ऑफ द 5th वीक तक आपका जो पूरी सर्कुलेशन है, यानी जो आपका जो आर्टरीज एंड वेन्स का जो मैकेनिज्म है, जो प्रीमेच्योर आर्टरीज एंड वेन्स है, सॉरी हाँ प्रीमेच्योर आर्टरीज एंड वेन्स जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर मिडिल ट्राइमेस्टर की जब हम बात करते हैं, दैट मींस इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 4th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट टिल द 6th मंथ। ठीक है, मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, वीक्स की बात नहीं हो रही। तो ये जो मिडिल ट्राइमेस्टर होता है, यानी मिडिल के जो 3 महीने होते हैं आउट ऑफ द 9 मंथ्स, उसमें होता क्या है कि लिवर और स्प्लीन और लिम्फ नोड्स जो है टू सम एक्सटेंट स्टार्ट्स फॉर्मिंग दी ब्लड सेल्स। उसके बाद फिर आपके पास जो लास्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन होता है उसके अंदर आपके पास आ जाता है बोन मैरो। नाउ दिस बोन मैरो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन मैरो प्रेजेंट इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, इट मींस होल ऑफ द बोन मैरो, यानी जितनी भी बोन्स मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो तमाम की तमाम जो है उनके अंदर जो मैरो है वो आरबीसीज प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, अंटिल द एज ऑफ 5 years ऑफ एज, यानी आफ्टर द बर्थ, यहाँ तक देखें अगर तो तकरीबन सारे ही जो सेल्स हैं वो आरबीसीज बना रहे होते हैं। ठीक है जी। अब आप अगर इसी पिक्चर को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टिबिया की जो शाफ्ट है इसका फॉल शुरू हो गया है और ये जो फॉल आ रहा है 5 years के बाद, ये जो फॉल है ये जा रहा है और 20 years के ऊपर जाके ये तकरीबन टिबिया ने बनानी बंद कर दी है आरबीसीज। फीमर की जो शाफ्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 20-25 years ऑफ एज, अगर ये हम इसको 25 मिडिल रख लें तो 25 years ऑफ एज के ऊपर फीमर जो है वो आरबीसीज बनाना बंद कर देती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है एज 30, 40, 50, 60 एंड 70 years, तो आपके पास एंड के अंदर जो है क्या रह जाते हैं, सिर्फ रिब्स, स्टर्नम और वर्टेब्रास रह जाते हैं जहां पे आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा होता है। बाकी तमाम जो बोन्स हैं उनका मैरो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू फैट। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। एट द एज ऑफ 20 years जो है जो शैफ्ट है वो खत्म हो जाती है, शैफ्ट में जो मैरो होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और सिर्फ जो लॉन्ग बोन्स की जो टिप्स होती हैं वहां पे ये रह जाता है और बियॉन्ड 80 जो है वो सिर्फ जो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं जैसे वर्टेब्रा, स्टर्नम, रिब्स और इलिया इधर ही रह जाता है। बाकी पूरी बॉडी का जो मैरो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू फैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट नो के व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन एंड एट दैट टाइम हाउ मच बोन इज ट्रांसफॉर्मिंग इज मेकिंग ब्लड सेल्स। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लड की जो फॉर्मेशन है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट या जब ग्रोथ हो रही है तो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि तमाम बोन्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो रही होती हैं। लेकिन 20-25 साल की उम्र के ऊपर जब तमाम जगह से मैचुरेशन शुरू हो जाती है और आपका जो फॉल का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जो बोन मैरो है वो भी फैटी टिश्यू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और आपको जो है वो आरबीसीज की कमी होनी शुरू हो जाती है। दिस इज व्हाट बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग जो कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सेल फॉर्मेशन बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द एज प्रोग्रेसेस। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एज सून एज द मतलब जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती जाएगी वैसे वैसे आपका जो आरबीसी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता चला जाएगा। Now, this is what basically your cell is. जो आपका जो बेसिक सेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट बनाता है, जो कि स्टेम सेल है, हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल दैट कम्स फ्रॉम द योग सेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि योग सैक से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आते हैं
हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। नाउ दीज प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स अंडरगो एक्सेसिव माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है जी। और आपको मालूम है कि माइटोसिस इज बेसिकली द रिस्टोरिंग सेल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि सेल्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही वाले सेल्स हैं इनिशियली जो योग सैक से माइग्रेट किए थे, माइग्रेट करने के बाद आए थे और बोन्स के अंदर सेटल डाउन हुए थे, लिवर के अंदर सेटल डाउन हुए थे, और उसके बाद जैसे जैसे बोन की जरूरत वहां से खत्म होती गई, वहां से वो एक्सटिंक्ट करते चले गए। लेकिन आखिर में ये वाले जो सेल्स हैं वो आपके जो फाइनली जो हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि वर्टेब्रा, स्टर्नम, रिब्स और आइलिया, यहाँ पे बाय द एंड ऑफ योर लाइफ भी यहाँ तक जो है वो यहाँ पे मौजूद रहती है, आपकी क्या कहते हैं, आपकी स्टेम सेल्स मौजूद रहते हैं। नाउ दीज प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स बेसिकली डिवाइड एंड रीडिवाइड, ठीक है जी। अच्छा, कुछ सेल्स उसमें से एट द इनिशियल टाइम, जब आप की इनिशियल ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है, नए नए ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन्स बनने के बाद डिटैच होते जा रहे हैं, तो यहाँ से सेल्स निकल के डिवीजन होके और वो दूसरे ऑर्गन्स के अंदर जाके सेटल डाउन होने शुरू होते हैं, वो तमाम ऑर्गन्स जहाँ पे डिफरेंट तरह के सेल्स बन रहे हैं, ठीक है जी। तो अब उसमें अब आप देख सकते हैं कि ये जो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, डिवीजन के बाद या कुछ वहीं रहते हैं बोन मैरो के अंदर ही, ठीक है, बोन मैरो के अंदर ही रहते हैं, और कुछ मूव करते हैं टू द लिम्फोइड टिश्यूज, और वहां पे जाके भी अगेन ये स्टेम सेल्स बना देते हैं। नाउ अब हमारा जो, चूंकि हम फिलहाल जो है हम आरबीसी काउंट की ऊपर बात करें, तो अब आप यहाँ पे आ जाए, बोन मैरो से डिवीजन हुई और क्या बनाया इन्होंने, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, और ये कहाँ मौजूद होते हैं, स्प्लीन के अंदर मौजूद होते हैं। अब कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट है वो डिवाइड करता है, रीडिवाइड करता है, और यहाँ से फिर ये देता है नंबर 1 colony forming unit blast, colony forming unit granulocyte monocyte, colony forming वो unit megakaryocyte, ठीक है जी। 1, 2 and 3। लेट्स वेट, अजान आ रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है अब जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है वो 3 तरह की कॉलोनीज बनाता है, जो स्प्लीन में जो मौजूद है यूनिट, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, जो 2 जगहों पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जा रहा है, एक तो मतलब जो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर जा रहे हैं स्प्लीन को छोड़ के, और लिम्फोइड टिश्यूज कौन कौन से आपके याद होगा आपको कि लिम्फ नोड्स है सारे, ठीक है। उसके अलावा टॉन्सिल्स होते हैं, और उसके अलावा थाइमस होता है, ठीक है। थाइमस जो है वो आपके टी लिम्फोसाइट्स बना रहा होता है, जबकि जो आपके जो बाकी के जो दोनों टॉन्सिल्स हैं और जो लिम्फ नोड्स हैं वहां पे आपके बी लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं। अच्छा, उसको छोड़ के जो बाकी जो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं वो कुछ तो बोन मैरो में ही रहते हैं और कुछ वहां से शिफ्ट होकर स्प्लीन में चले जाते हैं, और स्प्लीन में जाके फिर ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स 3 तरह के बनते हैं, एक ब्लास्ट, दूसरे जीएम, तीसरे मेगाकैरियोसाइट्स। जीएम से मुराद है ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो है वो मेगाकैरियोसाइट्स। अच्छा, हाँ ही चल रहे हैं, यही जो पिक्चर है ये हमारी आगे हर उसमें काम आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जनरली तमाम के तमाम जो सेल्स हैं वो एक ही जगह से निकल रहे हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर मौजूद है। इसी को आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल जो है वो हम जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आरबीसीज के हवाले से बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट पे क्या बनाते हैं, दे ट्रांसफॉर्म आफ्टर फ्यू सेल डिविजन, जो कि माइटोटिक डिविजन जो सेल की हो रही है, दे ट्रांसफॉर्म इनटू CFU यानी इरिथ्रोसाइट की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर इरिथ्रोसाइट्स एक स्टेप चेन ऑफ रिएक्शंस है, जिसके नतीजे में आपको आरबीसीज मिल जाते हैं यहाँ पे।
ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो है इसके बाद जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम से मुराद क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स आपको मालूम है यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है जी। ग्रैन्युलोसाइट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट कलर की जो ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे होते हैं, एंड दीज ग्रैन्यूल्स बेसिकली आर द अज़ीरोफिल ग्रैन्यूल्स। Plus these are their um, lysosomes. Well developed lysosomes are present because lysosomes जो normal cells के अंदर जो lysosomes होते हैं उनका काम क्या होता है? Basically digestion and absorption of the food that is coming inside. तो that is मतलब that is in the control range. अगर आपको खाली फूड को नहीं डाइजेस्ट करना है बल्कि आपको किसी टॉक्सिक एजेंट को भी डाइजेस्ट करना है तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ जो एंजाइम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं उनके अंदर ये जो आपके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि किलिंग ग्रैन्यूल्स होते हैं, क्यों? आपको मालूम है कि दीज आर द डिफेंस सेल्स, तो बेसिकली दे नीड टू किल। अब जब किल करना है तो किल करने के लिए फिर इनके पास क्या कैपेबिलिटी है कि दे हैव लाइक सुसाइड बॉम्ब्स प्रेजेंट विद देम। तो जो सुसाइड बॉम्ब्स हैं वो 2 तरह के हैं उनके पास, कि एक तो अज़ीरोफिल ग्रैन्यूल्स हैं और दूसरे जो है लाइसोसोम्स हैं। लाइसोसोम्स में आपको पता है तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अज़ीरोफिल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम। ठीक है जी। और ये माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम जो है इसका काम क्या होता है? रेडिकल इंजरी इंड्यूस करके ऑर्गेनिज्म को किल करना। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का काम करते हैं। तो ये बेसिकली दे आर नोन एज ग्रैन्युलोसाइट्स बिकॉज दे हैव सो मेनी ग्रैन्यूल्स व्हिच आर practically visible from the microscope as well. So एक तो ये हो गया कि ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। दूसरे होते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब भी टिश्यूज के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। मैक्रोफेजेस का जो सर्कुलेटरी फॉर्म है वो मोनोसाइट्स कहलाते हैं। दीज आर स्पेसिफाइड सेल्स जो कि आपका सेकेंड जनरेशन डिफेंस प्रोवाइड करते हैं आपको। यानी फर्स्ट जनरेशन जो है वो आपको ग्रैन्युलोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड सेकेंड जनरेशन पे जो डिफेंस होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर मोनोसाइट्स। इसको हम डिटेल में जब WBCs वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास थर्ड जो फॉर्म आती है दैट इज योर मेगाकैरियोसाइट्स। नाउ दीज मेगाकैरियोसाइट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ प्लेटलेट्स। इनकी शक्ल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये इसके ये जो है ना ये इसकी बाउंड्री को मैं दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं इसकी बात करें। So these are the megakaryocytes और इनमें से फ्रेगमेंटेशन होने के बाद प्लेटलेट्स बनते हैं। प्लेटलेट्स यू नो दैट they basically maintain the hemostasis, that is they maintain the blood in the close circulatory स्पेसिफिसिटी। ठीक है जी। तो वो बेसिकली ये काम जो है वो कौन करता है? मेगाकैरियोसाइट्स के थ्रू प्लेटलेट्स एंड यहाँ पे कहाँ कैसे हो रहा है? जो आपका जो थर्ड जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट था मेगाकैरियोसाइट्स का, उससे ये बन रहा है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हुआ? सबसे पहले तो एक चीज याद रख लें कि जी प्लूरिपोटेंट hemopoietic stem cells either settle down in the bone marrow or settle down in the lymphoid tissue. When they are settled in the bone marrow, they form colony forming units which are present in the spleen. Now that colony forming unit of spleen divides into blast, GM, megakaryocytes. Blast forms erythrocytes, GM provides granulocytes and monocytes, whereas megakaryocyte provides platelets. The third, the next जो फॉर्म है यानी प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर जाके सेटल डाउन हुए थे, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन इनटू लिम्फोइड स्टेम सेल्स। नाउ दीज लिम्फोइड स्टेम सेल्स आर देन सेटल्ड इन thymus either or tonsils and lymph nodes. If they are settled in the thymus, they are exclusively forming T lymphocytes, whereas if they are यानी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि ये thymus में है तो they are forming T lymphocytes, and if they are present in the क्या कहते हैं lymph nodes या tonsils, then they are forming B lymphocytes.
ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, जो आपकी जो स्टेम सेल्स हैं उनके बारे में। अब इनके ऊपर किस तरह की चीज़ें होती हैं, कैसे इनके ऊपर जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।